नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज बात करेंगे ईवीएम की, और ईवीएम से भी ज़्यादा हम आज बात करेंगे कि हमारे देश का जो मतदान की व्यवस्था है उसमें कितने छिद्र हैं, कितनी तरह से हिंदुस्तान के जो वोटिंग सिस्टम है उसको इस ईवीएम के कारण भेदा जा सकता है, उसकी सिक्योरिटी में कैसे कैसे छेद। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन कल पीयूसीएल का एक सेमिनार मैंने लाइव किया। उस सेमिनार में कन्नन गोपीनाथन आए थे और भी बहुत सारे लोग आए थे, और उन लोगों ने ईवीएम पर जो अपनी बातें रखी, अपने विचार रखे, उनको लेकर कुछ आपत्तियां थीं। और वो आपत्तियां ये थी कि अंग्रेज़ी में ये पूरा का पूरा वेबिनार है, एक अंग्रेज़ी, दूसरा अलग अलग क्षेत्रीय एक्सेंट के साथ, और तीसरा बहुत तेज़ अंग्रेज़ी, बहुत तेज़ रफ्तार में। तो हमारे हिंदी के दर्शकों ने कहा कि भाई ये ऐतराज़ है हमें कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर आप इतने एकेडमिक सब्जेक्ट को समझना चाहें तो आपको बहुत ठहर के समझना पड़ेगा, कम से कम इस भारत के नागरिकों को, भले वो किसी भी, हिंदी ही नहीं, वो किसी भी भाषा को मानने वाले हैं, क्योंकि इतनी सारी जानकारियां इतनी रफ्तार से अगर आप झोंक देंगे, ये विषय समझने का है, सिर्फ सुनने का नहीं, तो दिक्कत होगी। तो मुझे लगा कि भाई मकसद तो सही था, जानकारियां भी बहुत सारी ऐसी थी जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो आज मैं उनके हिसाब से भारत के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सिस्टम में क्या खामियां हैं, इस पर बात करूंगा। पहले शुरुआत करते हैं कन्नन गोपीनाथन से। कन्नन गोपीनाथन एक आईएएस अधिकारी थे और पूरे लंबे समय तक वो हिंदुस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है उसके पक्षधर होते थे। उन्होंने 13-14 का जो इलेक्शन था वो भी अपनी देखरेख में कराया। उनका कहना यह है कि ईवीएम को बदला गया, और जो खूबियाँ आज ईवीएम की हम सोशल मीडिया पे या चुनाव आयोग के मुंह से सुनते हैं, वो खूबियाँ चुरा ली गई हैं। पहले सीधे सीधे पुराने सिस्टम की बात करते हैं, जिससे हम समझ सकें कि नए सिस्टम में गड़बड़ी क्या की गई है। एक बात कही जाती है कि इसमें बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, जो आप कहते हो कि हमको ये कोड दे दो, सोर्स कोड दे दो, हम चेक करेंगे, ईवीएम हवाले कर दो। ये कैलकुलेटर जैसा है, जैसे ही आप एक बटन दबाते हो एक अंक उसमें जुड़ जाता है, बोर्ड में सिर्फ इतना है। और ये जो तर्क है, ये पुराना जो ईवीएम था जिसमें वीवीपैट नहीं लगा था, उसमें सही भी लागू होता था। इसलिए होता था कि जब आप वोटिंग मशीन में बटन दबाते थे तो वोटिंग मशीन को पता नहीं होता था कि पहले नंबर का उम्मीदवार कौन है, दूसरे नंबर का कौन है, तीसरे नंबर का कौन है, चौथे नंबर का कौन है। वोटिंग मशीन के लिए वो कैंडिडेट नंबर 1 था, सबसे ऊपर वाला बटन कैंडिडेट नंबर 1, सबसे दूसरे नंबर का कैंडिडेट नंबर 2, तीसरे नंबर का कैंडिडेट नंबर 3, ये होता था। और उस प्रोसेस में जब आप बटन दबाते थे, वो जब परिणाम निकलता था तो उसमें आता था कैंडिडेट नंबर 1 इतने वोट, जो कैलकुलेशन उसमें निकल आई। चूँकि विधानसभा चुनाव हो रहा है, वो ईवीएम देश के किस कोने में जाएगी ये नहीं पता होता था, उसको रैंडम तरीके से भेजा जाता था, रैंडमाइजेशन होता था। और उस जगह पे, या लोकसभा चुनाव हो रहा है तो वहाँ पे जो उम्मीदवार हैं, बीजेपी का उम्मीदवार पहले नंबर पे आएगा या चौथे पे आएगा, ईवीएम को नहीं पता होता था। मतलब किसी को नहीं पता होता था, क्योंकि जब नामांकन होगा, नाम वापसी होगी, उसके बाद में एक लिस्ट फाइनल आएगी, और उसमें जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नीचे आ जाए, ऊपर आ जाए, किसी का नाम ए से शुरू होता है तो ऊपर आ सकता है, जेड से शुरू होता है तो नीचे जा सकता है। ये थी कथा पुराने ईवीएम की। उनका कहना यह है कि उसमें कई तरह के सेफगार्ड थे, और ये हो जाता कि एक बार उसका आपने प्रोग्राम कर दिया और बात ख़त्म। तो जो लोग कहते हैं कि उसके अंदर कोड में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, उसके अंदर कोई नया डेटा नहीं डाला जा सकता, वो सारी बातें उस ईवीएम पे लागू होती थी। उसमें 2-2 सील लगी होती थी, 2 यूनिट अलग अलग होते थे, सारे बटन अच्छी तरह से रीसेट करके सही सील किए जाते थे, और वो एक
मशीन थी जिसमें एक बटन दबाने वाली मशीन और एक जो सेंट्रल यूनिट है उससे जुड़ जाती थी। आप जो भी बटन दबाते थे सेंट्रल यूनिट में वो सेव होता जाता था। हालांकि उसकी धांधली को लेकर भी सवाल उठे थे। लालकृष्ण आडवाणी भारत रत्न कर उनको करार दिया गया है। सबसे पहले उन्होंने ही उस पर सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि उसके अंदर धांधली होती है, उसकी स्क्रीन पर धांधली होती है, और बहुत सारे आरोप शुरू से ही उसके ऊपर वो लोग लगाते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने भी उस पर आरोप लगाए थे। अब वो मशीन जब आरोप लगे तो ये हुआ कि लोगों ने कहा कि साहब हम वोट डालते हैं लेकिन ये वोट हमारा कहाँ जा रहा है, हमको कैसे पता लगेगा? हमने 3 नंबर बटन दबाया और हमें मालूम है 3 नंबर बटन के सामने की लाइट जल गई। अब ये 3 नंबर में ही घुसा वोट या 5 में घुस गया, ये तो पता नहीं चलेगा। इस आपत्ति को लेकर मसला उठा और ये भी कहा गया कि भाई मशीन सेफ कस्टडी में रहती है, उसके बाद भी कोई जाके मशीन को बदल नहीं सकता, मशीन में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसके अंदर किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं लगा होता, ना तो उसमें ब्लूटूथ है, ना उसमें वाईफाई है, ना उसमें कोई और सिस्टम है जिसके ज़रिए आप उसको स्ट्रॉन्ग रूम में रखे रखे उससे छेड़छाड़ कर सकते हो। यानी वो अगर वोटिंग होने के बाद में सील कर दिया, उसको बॉक्स में डाल दिया, उसके बाद वो चली गई और वो बहुत सारे बॉक्स संदूक के अंदर रखे हुए, एक ताला और हो गया, एक ताला हो गया आपके उसका स्ट्रॉन्ग रूम का, बंदूक है, पुलिस है, अलग अलग तरह की पुलिस है, सीआरपीएफ है, तो वहाँ गड़बड़ नहीं की जा सकती, कैंडिडेट नहीं कर सकता। ये एक लॉजिक था और इस लॉजिक के आधार पर उसको सेफ मानते थे कि भाई उसको छुआ नहीं जा सकता। इसके बाद जब ये आपत्तियाँ आई कि साहब हम वोट डालते हैं और वोट तो पता नहीं कहाँ जाता, हमको पता नहीं, मामला ऊपर तक गया, तो फिर पता चला कि इसमें एक सिस्टम कर देते हैं कि हम एक वेरीफाइबल सिस्टम बना देते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम तसल्ली कर सकें कि हमने जिसको वोट डाला उसको वोट गया कि नहीं गया। तो ये बात हुई कि भैया इसमें ऐसा कुछ लगा दो कि हमको तसल्ली हो जाए। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें कुछ ऐसा करो कि आदमी को दिख जाए उसने किसको वोट डाला है। जहाँ ये व्यवस्था बनाने की बात आई तो अब आपको जो अभी तक आप कहते थे कैलकुलेटर की तरह मशीन है जिसको बाहर से छुआ नहीं जा सकता, जिसको ये नहीं किया जा सकता, तो ये मशीन जब नई तरीके की बनाई जाने लगी जिसमें आपको दिख जाए, जिससे ऑडिट भी कर सकें, जो आपके वोट हैं उनको काउंट करके आप पता लगा सकें कि किसको कितने वोट डले हैं, वो भी पता लग जाए, ये एक सिस्टम बना। ऑडिट करने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने अपने उस पर वोट डाले तो भाई उस पर्टिकुलर बूथ के कुछ बूथ वो लोग रैंडमली उठा लेते थे, उसमें देखते थे कि भाई 40 वोट इसको पड़े हैं तो वीवीपैट की पर्चियाँ भी 40 ही निकल रही हैं, तसल्ली हो जाती थी। ये सिस्टम बनाया गया, लेकिन इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने आई और ये बातें बताती हैं कि ये सिस्टम लगाने के साथ ही ईवीएम में व्यवस्था में बहुत सारे छेद हो गए, ऐसी वल्नरेबल हो गई जिसके अंदर धांधली करने की गुंजाइश थी। मेरा अगर आपने ईवीएम का पुराना वीडियो देखा हो तो ये बातचीत उसका एक्सटेंशन है और ज़्यादा डिटेल्स आपको इसमें मिल रही हैं। होता क्या है कि आप गए, पुराने ज़माने में मशीन को ये नहीं पता होता था कि कौन से नंबर पे कौन कैंडिडेट है, लेकिन नई व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए। बदलाव ये किए गए कि भाई अगर उसको मशीन को पता नहीं होगा कि कौन से नंबर पे कौन सा कैंडिडेट है, तो जब आप बटन दबाएंगे तो इलेक्शन सिंबल और कैंडिडेट की पार्टी का नाम, कैंडिडेट का नाम, ये जो कुछ भी वीवीपैट पे छपके आता है, ये कैसे आएगा? और जब ये नहीं आएगा तो वेरीफाइबल नहीं होगा। मशीनें सारी की सारी बदल के एक नई और एडवांस मशीन लगाने के बजाय चुनाव आयोग ने एक जुगाड़ खोजा और 2 मशीनों के साथ में एक उसमें वीवीपैट लगा दिया और कहा गया कि ये जो है अब गड़बड़ नहीं होगा। अब बातचीत शुरू होती है कि जो मशीन है उनका उस पर रैंडम वोटिंग करके चेक कराया जाता है। तो 2 जगह पे रैंडम वोटिंग होती है। एक तो ये होता है कि जब शुरू में मशीन आती है तब पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्शन कमीशन के लोग मशीनों को चेक करते हैं और चेक करने के बाद में उसमें ख़राब मशीनें हटा दी जाती हैं। एक तरह से वो ख़राब मशीनें छांटने का सिस्टम भी है और बुला के चेक करा दिया जाता है।
इसके बाद में वो मशीनें रैंडमाइजेशन के ज़रिए भेज दी जाती। रैंडमाइजेशन कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि मशीन को पीछे एक पोर्ट लगा के, सीरियल पोर्ट लगा के, सीरियल पोर्ट का कवर सील नहीं किया जाता है, कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद उस मशीन को एक बूथ के लिए असाइन कर दिया जाता है, ये फला बूथ के लिए जाएगी, ये फला बूथ के लिए जाएगी। और वो मशीन बल्कि बूथ के लिए नहीं, बल्कि वो अलग अलग जगहों पे कहाँ कहाँ भेजना उसके लिए असाइन होता है। ठीक है साहब, रैंडमाइजेशन हो गया, एक लेवल का रैंडमाइजेशन भी हो गया और एक लेवल की उसकी रैंडम वोटिंग जो आप करते हैं, मॉक पोल करके आपने चेक कर लिया। इसके बाद मशीन जाती है अलग अलग जगहों पर, और जब अलग अलग जगहों पर मशीन जाती है तो उस मशीन के अंदर एक फाइल डाली जाती है, वो कैंडिडेट की फाइल होती है, एक फाइल जिसके ज़रिए ये पता लगता है कि इस मशीन के अंदर कहाँ पर कौन सा कैंडिडेट है, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। तो आप जिस मशीन को कहते थे कि ये तो कहीं से छूती ही नहीं है, ये कॉन्टेक्ट लेस है, इसमें कहीं कोई वाईफाई नहीं है वगैरह वगैरह, उस मशीन को एक आदमी, बाहर से एक आदमी आता है, एक इंजीनियर आता है। वो इंजीनियर उसके अंदर एक पोर्ट लगा के लैपटॉप से या जो भी टैबलेट, जो भी वो डिवाइस लेके आता है, उसके लिए कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं चुनाव आयोग का, वो कोई भी डिवाइस हो सकती है, वो लगा के वो उसके अंदर एक फाइल डाल देता है वीवीपैट के अंदर, और उस फाइल के ज़रिए वो वीवीपैट को बता देता है कि 1 नंबर पे कांग्रेस पार्टी है, 2 नंबर पे बीजेपी पार्टी है, 3 नंबर पे फला पार्टी है वगैरह वगैरह। जब उसने ये तीनों पार्टियां बता दी, आपकी जो जो कैंडिडेट्स हैं वो बता दिए, उसके बाद में वो चला जाता है। अब आप कह रहे हैं कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, हर चीज़ हम ताले में रखते हैं, लेकिन उस आदमी का लैपटॉप ताले में नहीं है। उसका लैपटॉप कहाँ जुड़ रहा है? मशीन में। कौन सी मशीन में? वीवीपैट मशीन में। अब आगे की कहानी देखते हैं। अब आप, अभी तक तो आप कहते थे कि पता ही नहीं चल रहा कौन से नंबर पे कौन सा कैंडिडेट है, लेकिन अब पता चलना शुरू हो गया। अब उसने उसके अंदर जो फाइल डाली, उससे वीवीपैट के पास एक सॉफ्टवेयर आया, जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए वीवीपैट अब आपको ये बताती है कि कौन से नंबर पे कौन सा कैंडिडेट है। ठीक है, अब इसको कहा गया वीवीपैट मशीन को कि ये तो एक सिंपल सा प्रिंटर है और इस प्रिंटर के ज़रिए धांधली नहीं हो सकती। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो जुगाड़ बनाया था वो प्रिंटर था नहीं, क्योंकि प्रिंटर जो होता है, जिस प्रिंटर से आप प्रिंट आउट निकालते हैं, उस प्रिंटर को कंप्यूटर तो कुछ बता सकता है, वो एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन वो कंप्यूटर को कुछ नहीं बता सकता। अगर उसमें स्कैनर लगा होता है तो बता सकता है, वो अलग बात है, वो अलग थ्योरी है, उसमें हम टेक्निकल फालतू बहस में जाने का मतलब नहीं। लेकिन प्रिंटर को आप बताते हो, जो देते हो वो छाप देता है, लेकिन प्रिंटर किसी को कुछ नहीं बताता। वीवीपैट के मामले में एक नई चीज़ हुई, वो वीवीपैट जिसको कंप्यूटर से कनेक्ट करके, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला जाता है, कैंडिडेट्स की लिस्ट डाली जाती है, उसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो जो आदमी लैपटॉप लेकर आ रहा है, हो सकता है उसका लैपटॉप भी कहीं से हैक किया गया हो, उसको ही ना पता हो। जहां से रेंडमाइजेशन हो रहा था मशीन का, वहां पर भी हैक किया गया हो, जिसके कंप्यूटर से हो रहा है उसको भी ना पता हो, क्योंकि आज के ज़माने में किसका कंप्यूटर कहां से कैसे हैक हो जाएगा कोई नहीं जानता है। इतना ज़्यादा आगे टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। मान लेते हैं कि वो जो आदमी उसमें सॉफ्टवेयर डाल रहा है वो ईमानदार है, उसकी नीयत ख़राब नहीं है, वो कंपनी भी अच्छी है, लेकिन उस कंपनी के कंप्यूटर में पेगासस जैसा कोई सैकड़ों तरह के हो सकते हैं, ट्रोजन हॉर्स टाइप का कोई डाल दे, और वो बेचारा भला आदमी ईमानदार, आपके कंप्यूटर में वायरस आता है, पेन ड्राइव से आता है, सीडी से आता है, आप कहते हो ना पेन ड्राइव नहीं डालनी चाहिए, सीडी नहीं डालनी चाहिए, आपकी कंपनी में रोक लगी रहती है। क्यों? क्योंकि वो सीडी तो आप डाल रहे हो उसके अंदर से फाइल निकालने के लिए, क्या पता उसमें कौन सी चीज़ इंस्टॉल कर दे, वो वायरस ऐसे ही तो आते हैं, तो आपको नहीं पता है। वो आदमी आया, लैपटॉप से उसने फाइल अपलोड की, चला गया। अब फाइल अपलोड करने के बाद हो क्या रहा है, वो जिस मशीन में फाइल अपलोड कर रहा है वो है वीवीपैट मशीन। वो वीवीपैट मशीन वोट देती है,
जी हाँ, आप वोट देते हो, वीवीपैट को पता चलता है। आपने बटन दबाया, एक कैंडिडेट है बीजेपी का, आपको उसमें कमल का निशान दिखा, कैंडिडेट का नाम दिखा, आप घर जाइए। उसके बाद आगे एक जो यूनिट, सेंट्रल यूनिट है, जिसके अंदर सारे वोट जमा होते हैं, वीवीपैट मशीन उस सेंट्रल यूनिट को बता रही है कि भैया इन्होंने बीजेपी का बटन दबाया। अब उसने जो सॉफ्टवेयर डाला है उसके ज़रिए ये भी संभव है कि वो हमको दिखा दे कि आपने बीजेपी को वोट डाला है, और सेंट्रल यूनिट को कहे कि इन्होंने बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को वोट डाला है। तो पता चला कि फाइनली जब काउंटिंग हुई, क्योंकि वहाँ पे जब काउंटिंग होगी तो वो सेंट्रल यूनिट उठाएंगे और उसकी काउंटिंग करेंगे और बीजेपी जीत जाएगी। इसको लेकर एक और चीज़ भी है, कुछ वोट रैंडमली वीवीपैट खोल के उससे मिलाए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि भाई आपने जो बताया वीवीपैट को वही उसने आगे बताया, लेकिन इसके पूरे के पूरे वोट का मिलान होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। नहीं होने को लेकर एक तर्क दिया जा रहा है कि इसमें समय बहुत लगेगा मैनुअल इसकी काउंटिंग में। अब एक तर्क ये आता है कि आप गांव-गांव में दूर दूर तक हाथी पे रख के वोटिंग मशीन ले जाते हो, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, दूर दराज के इलाकों में, आदिवासी इलाकों में। उस पूरे ऑपरेशन को करने के बाद में वो डलवा डुलवू के आप लाते हो, महीनों मेहनत करते हो। उस एक्सरसाइज की जब गिनती होने वाली होती है तो आप जल्दबाजी क्यों करना चाहते हो? आप ठीक से पूरी गिनती करना क्यों नहीं चाहते हो? एक लॉजिक ये आता है। अब तक की कहानी में दो वल्नरेबिलिटी हो गई, दो चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिनसे लग रहा है कि गड़बड़ की जा सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा गड़बड़ होती है, हुई है, और जो लोग कहते हैं कि ये ईवीएम का रोना, जब एक पार्टी जीतती है तो क्या होता है दूसरी, उसको उस नज़रिए से ना देख के आप ये देखिए कि ये अगर व्यवस्था में खामी है, अगर आपने खिड़की खुली छोड़ दी है तो चोर आ सकता है, ताला लगा दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके घर में चोर आया था, चोरी करके ले गया, हो सकता हुई हो सकता नहीं हो, हम दोनों ही चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। लेकिन हम बता रहे हैं खिड़की खुली हुई है गोदाम की, उससे कोई अंदर आ सकता है, उससे कोई बाहर जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको लग रहा है कि यहाँ से चोर आ सकता है, आप व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी निधि है इस देश की। इस देश के वोटर का वोट इस देश का सबसे बड़ा खजाना है। ये पूरा देश उठा के किसी एक आदमी के रहमो करम पर चला जाता है। वो आदमी जिसके चाहे घर पे ईडी भेजे, जिसको पुलिस से उठवा ले, जिसको नौकरी से निकाल दे, जिसका चाहे प्रमोशन कर दे, जिसको चाहे कुछ कर दे, किसी को राष्ट्रपति बना दे, किसी को भारत रत्न दे दे। इतनी ताकत है इस खजाने में, जो आपकी गली मोहल्ला और ये सब पूरा इलाका, गांव वाँव जितना भी है ना, उसकी पूरी दौलत ताकत जो है ना, एक चुटकी के बराबर में नहीं है जितनी ताकत इस वोट की ताकत के अंदर है। तो साहब दो जगह, एक तो वहाँ पे रेंडमाइजेशन हुआ, तब मशीन कहीं जुड़ी कंप्यूटर से। आपने बोला हमने रेंडमाइजेशन के लिए जोड़ी है, रैंडमली हमको कौन सी मशीन कहाँ भेजनी है इसके लिए जोड़ी, वो ख़त्म हो गया। दूसरा, आप कहते थे कि हमारी मशीन बाहरी दुनिया से संपर्क में नहीं आती है, वो ख़त्म हो गया क्योंकि आपके वीवीपैट को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। अब एक और तकनीकी चीज़ समझिए, जब आप अपनी वोटिंग मशीन में बटन दबाते हैं वोट देने के लिए, तो वो आपने जो वोट दबाया है वो वोट दिया आपने वीवीपैट को, आपकी कमांड वीवीपैट तक ही जाती है। वीवीपैट पर्ची छाप के आपको दिखा देता है। उसके बाद वीवीपैट से कमांड जाती है सेंट्रल यूनिट में। वो कमांड आपने वोट नहीं दिया है तकनीकी तौर पे, वो वीवीपैट ने वोट दिया है। निश्चित तौर पे ये माना जाता है कि वीवीपैट वही वोट दे रही है जो आपने दिया, लेकिन इसके बीच में एक मीडियोकर आ गया। आप वोट नहीं डाल रहे हैं और वो वीवीपैट वोट डाल रही है जो एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट हो रही है। ये चीज़ अपने आप में सोचने वाली है, जिसको लेकर एक सवाल उठता है कि अगर एक ऐसी मशीन है तो उसको आप एक्सटर्नल डिवाइस से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो वीवीपैट में सिंबल की फाइल डाल रही है। मसलन वो वीवीपैट को बता रही है कि एक नंबर पे फला पार्टी का फला फला उम्मीदवार है। तो ये एक सवाल ऐसा है जिसका उत्तर चुनाव आयोग को देना चाहिए और जिस व्यवस्था को सुधारना चाहिए।
अगर आप कंप्यूटर के साथ उस चीज़ को उसमें डाल रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, तो वो कैसे हो सकता है? इसके बाद होती है मॉक पोल। तब आप कहेंगे कि साहब आपने फाइल जो भी डाली, लेकिन उन्होंने मॉक पोल किया। जो कैंडिडेट्स थे उनके आदमी आए, उन्होंने वहाँ पे वोट डलवाए, वोट डलवा के चेक किया और काउंटिंग करा दी। देखो भाई, आपने आलू को वोट दिया, आलू को गया, टोटल काउंटिंग में इतने वोट आए। अब तो चेकिंग हो गई। तो अब उसने बाहर से जोड़ा हो, जो जोड़ा, उससे आपको क्या मतलब? आपकी तसल्ली करा दी ना, आपने जितने लोग जिस पार्टी को वोट डाले उतने वोट मिले ना, तो चुप हो जाओ। लेकिन इस पर इन जानकारों का कहना यह है कि इतना चुप होने का मसला नहीं है। आज के ज़माने में हर चीज़ की शेड्यूलिंग होती है, हर सॉफ्टवेयर की कमांड होती है और उसको बाकायदा प्रोग्राम करके तारीख दी जा सकती है। मसलन कि मैंने अपना वीडियो 8 बजे बनाया और मैंने पोस्ट कर दिया कि भैया ये रात को 11 बजे इसका प्रीमियर होगा, तो वो वीडियो 11 बजे दिखेगा आपको। मैंने भले ही उसको 2 दिन पहले से डाल रखा है, आपको कब दिखेगा? जिस समय का टाइम मैंने डाल दिया है। तो इसी तरह से अगर आप ईवीएम को ये कमांड देते हैं, मान लिया अगर आप मतलब एक हैकर ईवीएम को ये कमांड देता है कि भैया अभी कुछ भी नहीं करना है, गड़बड़ी, आपने मॉक्सोल वॉक्सोल सब कर लिया, जिस आदमी को फाइल डालने आ रहा है वो समय है जब लोगों के नॉमिनेशन भर गए, नॉमिनेशन भरने के बाद नाम वापसी हो गई, सब कुछ हो गया। अब जाहिर बात है चुनाव की तारीख तय है। तो मैं अगर उसके अंदर ये डाल देता हूं कि इतने बजे से इतने बजे तक ही गड़बड़ी करनी है सॉफ्टवेयर में, तो ये बहुत आसानी से संभव है। आपके हमारे जीवन में इस तरह के सॉफ्टवेयर हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, हर जगह इस्तेमाल करते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन में 10 सॉफ्टवेयर इस तरह से काम करते हैं। आपके दफ्तर में भी यही होता है। यहाँ तक कि अगर बैंक में आप जाएंगे तो बैंक में वो कहेंगे भैया अब 6 बज गया, हमारा सर्वर बंद हो गया। अब हम डालेंगे तब भी आपका जमा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से अगर पहले से ये प्रोग्राम किया जा सकता है कि भविष्य में कंप्यूटर कैसे बिहेव करेगा, तो ये भी संभव है कि ईवीएम को समझा दिया जाए कि जब ये वोट डाल के टेस्ट कर रहे हैं उससे हमको मतलब ही नहीं है। हमारा तो मतदान है 22 तारीख को 9 बजे शुरू होगा, तो 22 तारीख को 11 बजे खेल शुरू करियो, 12 बजे करियो, 1 बजे से 3 बजे तक कर लियो। सिर्फ 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए दे दें तो क्या होगा? फिर यानी मॉक टेस्ट के बाद भी धांधली की गुंजाइश है। दूसरा क्या होता है कि आप जब वोट दिया आपने और मैंने कहा भाई मैंने वोट डाला था यार संतरे पे और चला गया खरबूजे पे, और आपने वहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कहा कि भाई साहब ज़रा चेक करिए, मेरा वोट जो है मैंने संतरे पे दिया था, खरबूजे पे गया है। तो मैं अपील करूँगा तो आदमी क्या करेगा? वो ये चेक नहीं करेगा कि मेरा वोट संतरे की जगह खरबूजे पे गया कि नहीं गया, नहीं करेगा वो। उसके बाद वो एक मॉक वोट डाले जाएगा और वो मॉक वोट अगर सही जगह चला गया तो कहेंगे घर जाओ, वोट सही जगह जा रहा है, मशीन सही काम कर रही है, ठीक है चलिए आप। यानी जो वेरिफिकेशन होना चाहिए ईमानदारी से मेरे ही वोट का, वो नहीं हो रहा है। आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, आप उसको चैलेंज देंगे, सब करेंगे, लेकिन आपका वोट नहीं वेरीफाई होगा। एक और मॉक वोट आपके बाद पड़ेगा, वो वेरीफाई होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो वेरिफिकेशन में भी कहती है घपला है। घपला संभव है, मैं ये कहूँगा। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखें तो कहाँ कहाँ घपले हैं। एक तो जहाँ असाइन हो रही है मशीन, रैंडमाइजेशन हो रहा है, वहाँ मशीन को कंप्यूटर से जोड़ा जा रहा है। पहले के दौर में भी रैंडमाइजेशन होता था, लेकिन पहले मशीन से जोड़ते थे, लेकिन सारी मशीनें एक ही काम करती थीं। किसी मशीन में कोई अलग अलग काम नहीं होता था। मसलन कि 1 नंबर कैंडिडेट 1, 2 नंबर कैंडिडेट 2, 3 नंबर कैंडिडेट 3, और उस स्टेज पे पता नहीं होता था कि 1 नंबर पे कौन सा कैंडिडेट होगा, दूसरे नंबर पे कौन सा कैंडिडेट होगा, वगैरह वगैरह। अब पता है। तो अब आप रैंडमाइजेशन के समय पे एक सॉफ्टवेयर उसमें डाल सकते हैं। ये कहाँ डाल सकते हैं आप? सेंट्रल यूनिट में। दूसरा, वीवीपैट में जब आप कैंडिडेट फाइल डालते हैं तब भी कोई सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। डाल सकते हैं का मतलब ये नहीं कि वो जो अधिकारी चुनाव आयोग का डाल रहा है वो सॉफ्टवेयर डाल रहा है।
चुनाव आयोग में बैठे हुए कुछ इंजीनियर ऐसा करें, नहीं, क्योंकि ये सब लोग जो डाटा डाल रहे हैं ईवीएम के अंदर, वीवीपैट के अंदर, ये डाटा इनके पास में ऑनलाइन आ रहा है। ऑनलाइन कैसे आ रहा है? जो चुनाव आयोग इनको सॉफ्टवेयर भेज रहा है वो सॉफ्टवेयर ही डाल रहे हैं। उस सॉफ्टवेयर के आने की प्रक्रिया में, चुनाव आयोग से सॉफ्टवेयर अपलोड करने की प्रक्रिया में अनेक कंप्यूटर इन्वॉल्व हैं और किसी भी कंप्यूटर को हैक करके हैकर्स इस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कहती हैं वो कहती हैं कि ये सब इतने सारे जो छेद हैं ये वीवीपैट वाली नई चुनाव की प्रक्रिया में है। इसके अलावा वीवीपैट का वही पुराना डेमो जो है, जो बहुत ज़्यादा हो रहा है और सब लोग देख पा रहे हैं उसको, वो भी किया गया। उसमें बताया गया कि कैसे उसमें काले रंग का शीशा लगा दिया गया है और वो डेमो ये कहता है कि वीवीपैट में पर्ची भी वही छपेगी जो सेंट्रल यूनिट में जा रहा है। इसकी भी गुंजाइश है, इस खेल की भी संभावना है। तो ये हम भारत के मालिक, बॉस जो हैं देश के, वो हैं हम वोटर, और हम वोटर्स ने मिलकर चुनाव आयोग से कहा है कि भाई मुनीम जी, आपका काम है, पैसे का हिसाब किताब सही होना चाहिए और आपके गले में धांधली हो सकती है, इसके लिए ये चीज़ें आप करो, हमको लग रहा है गड़बड़ है। वैसे तो ये मुनीम साहब का अपने ही फर्ज बनता था कि इसको फुल प्रूफ रखते, लेकिन अब हम बता रहे हैं कि भैया आपने कहाँ कहाँ छेद छोड़े हैं, कहाँ से वल्नरेबिलिटी हो सकती है, कहाँ से गड़बड़ हो सकती है। तो अब सवाल ये बनता है कि भैया आप इसको दूर करोगे कि नहीं करोगे, और करोगे तो कब करोगे। ये इतनी सी कहानी है और ये कहानी बताती है कि इस देश का जो वोटिंग सिस्टम है उसमें गड़बड़ी की गुंजाइश है, वल्नरेबिलिटी है। इसके ताले ऐसे हैं, इसकी खिड़की ऐसी है, इसके दरवाज़ा ऐसा है, तो इसको पुख्ता कर लो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना वोटर का वोट होता है। वो खजाना लूटने का डर है। अब इसको लेकर अगर कोई या चुनाव आयोग अपनी तरफ से लड़ने लगे, मेरा सिस्टम तो ठीक है, क्या बात कर रहे हो, झूठ फैला रहे हो, यूट्यूब वाले उनके वीडियो के नीचे लिख देना कि ये झूठ बोल रहे हैं, असली बात मेरे यहाँ पे वेबसाइट पे मिलेगी। खूब सारी जगहों पे जाके चला के लोगों को भी देखा कितनी सही है, देखा कितनी सही मशीन है, डेमो कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत साफ साफ दिखने वाली चीज़ें हैं, इनको जो है वो चेक करने को तैयार नहीं है। डेमो तो हर उस चीज़ का दिया जाता है जिसमें हाथ की सफाई हो, जो मदारी का खेल होता है। दुनिया जानती है हाथ की सफाई है। वो डब्बा खोल के देखा, देखो भैया इसमें कबूतर है, आप कहते हो नहीं है, बंद करता निकल आता है। तो हर जगह पे जो हाथ की सफाई वाली चीज़ होती है उसका डेमो तो एकदम चकाचकी होता है, और मदारी जितने लोगों को वो खेल दिखाता है उसमें से कोई नहीं पकड़ पाता कि ये जो लड़की है इसके अंदर से तलवार क्यों नहीं घुसी। वो खटखटा के लगा के टुकड़े अलग अलग करके दिखा देता है। तो हम आज इस डेमो से क्या समझें? हम तो ये देख रहे हैं कि वल्नरेबिलिटी ये है और चुनाव आयोग इस पर बता दे भाई कि नहीं, वल्नरेबिलिटी नहीं है और ये सब कुछ ठीक ठाक है, समस्या ख़त्म हो जाएगी। और अगर वो नहीं बता पा रहा है तो उसको ठीक कर ले, चुपचाप ठीक कर ले। ईवीएम को लेकर जो बौद्धिक समाज वो आपके सामने अपनी बातें रख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वकील इकट्ठे हुए हैं, बल्कि वकीलों का मुख्य तौर पर आंदोलन काफ़ी है। इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, बहुत सारे लोग इसको लेकर लगातार जागृति पैदा कर रहे हैं। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी जंतर मंतर पे इकट्ठे होते हैं, कभी जनता कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन ईवीएम का जो मसला है वो आगे तब बढ़ेगा जब ईवीएम को लेकर ग्राउंड पे कुछ होगा। अब ग्राउंड पे क्या हो रहा है, कहाँ से ईवीएम पे लगता है कि आने वाले समय में कोई ठोस एक्टिविटी ऐसी होगी जो जनता को अब घर से बाहर निकालेगी। लोगों के दिमाग में ईवीएम का मसला जा चुका है और लगातार जा रहा है, लेकिन जनता सड़क पे कैसे आएगी? तो जनता को सड़क पे लाने की जो व्यवस्था है वो भी चल रही है, कुछ लोग काम कर रहे हैं। उनमें से एक आदमी है
ईवीएम हटाओ मोर्चा चलाने वाले उदित राज एक दलित कार्यकर्ता हैं और बड़ा काम उन्होंने किया है और इसके साथ वो सांसद रहे हैं दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे हैं बल्कि, और अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना लिया है क्योंकि वो विचारधारा उनकी दलित पार्टी वाली उनसे मिलती नहीं थी। तो वो इस पे काम कर रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं उनसे कि ये ईवीएम का आंदोलन अब क्या शेप लेने वाला है, क्या ज़मीन पे उतरेगा नहीं उतरेगा, कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या है, इस पर बात करते हैं। आपका स्वागत है उदित जी। तो ये जो अब तक लड़ाई हुई है उसमें आपने लोगों को बताया कि ईवीएम की वल्नरेबिलिटी क्या है, ईवीएम में किस तरह से गड़बड़ी हो सकती है अगर कोई करना चाहे तो, कहाँ कहाँ छेद है, कहाँ कहाँ दरवाजे खुले रह गए हैं, कहाँ कहाँ खिड़कियां खुली रह गई हैं, कहाँ कहाँ द्वारपाल नहीं है, इस तरह से बहुत सारे सुरक्षा के छेद आपने जो एक पता लगा लिए, लोगों को बता भी दिया। अलग अलग स्तर पे बहुत सारे बुद्धिजीवी काम कर रहे हैं, प्रशांत भूषण हैं और बहुत सारे वकील लोग हैं। अब कुछ लोग डाटा लेकर आ रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, नरेंद्र मिश्रा हैं, बहुत सारे लोग लगे, वो हाईजम राजेन जी हैं जो मणिपुर से हैं। तो ये सब लोग जागरूकता के स्तर पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन इस जागरूकता से आगे जाकर ऐसे लोगों की भूमिका बनती है जो जनप्रतिनिधि है, जनता जिसके साथ में है, जिनका जमीन पे पकड़ है। तो आप चूंकि सांसद रहे हैं, आपने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, दलितों के बहुत बड़े बड़े आंदोलन। लोग कहते हैं कि साहब रामलीला मैदान में बड़ी बड़ी रैलियां और ये सब, काशी राम और रामविलास पासवान कभी आपसे आपके नाम से घबरा गए थे। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन आज जो हालात हैं उसमें ईवीएम को लेकर जो स्थिति है उसमें कांग्रेस पार्टी के मेंबर होने के नाते आपको लगता है कि आपकी पार्टी इस पे उस शिद्दत से काम करे जो करना चाहिए? बड़ा प्रासंगिक सवाल आपने पूछा है। कांग्रेस पार्टी के 84th प्लेनरी सेशन जो 2018 में हुआ था, उसमें रेजोल्यूशन साफ साफ अडॉप्ट किया है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। 19 दिसंबर को जब ऑल इंडिया लेवल पर इंडिया अलायंस का मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी यह बात उठाई गई थी और रेजोल्यूशन पास किया गया था कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और कांग्रेस में दिग्विजय जी हैं, दीपक बाबरिया जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं दिल्ली और हरियाणा के, वो तो पूरा सपोर्ट में हैं, लड़ भी रहे। मैं माननीय खड़गे जी से भी मिला, उन्होंने भी कहा कि होना चाहिए। तो इस बार हमने राजनीतिक लोगों को आमंत्रित किया है एक कॉमन ये प्लेटफॉर्म में ये ये कि एक जो माना कि कांग्रेस पार्टी, आपकी पार्टी जो है वो उस पे काम कर रही है एक हद तक, लेकिन ये कभी लगता है कि ये बहुत झिझकते हुए है, बहुत मन में दुविधा के साथ में कदम उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से आप लोग सब लोग कहते हैं कि ये आखिरी मौका है, अगर इस चुनाव को निष्पक्ष नहीं कराया गया, इस चुनाव में अगर फिर से सत्ता मोदी जी के हाथ में लग जाती है, आप ही लोगों के, सब लोगों के आरोप हैं, तो हो सकता है कि अगले चुनाव में आपको मौका ही ना मिले किसी को चुनने का। ये यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि पुतिन की तरह की डेमोक्रेसी हो जाएगी, वोट तो पड़ेगा लेकिन जीतेगा तो एक ही आदमी। तो ऐसी स्थिति में जब ये आखिरी मौका है और जब पूरे देश में एक वातावरण बना हुआ है, ईवीएम को लेकर एक जागरूकता का स्तर है, तो उस समय कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आगे बढ़ रही? अब मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या कर रहे हैं? आप एक सांसद के तौर पे, पूर्व सांसद के तौर पे, कांग्रेस पार्टी के मेंबर के तौर पे क्या कर रहे हैं? भाई, मैं तो एक सामाजिक स्तर पर भी कार्य करता रहता हूँ। तो उसके बूते तो हमने 5 नवंबर 2023 को एक रैली भी रामलीला मैदान में करी थी। तब तक इतना ज्यादा ईवीएम के प्रति लोगों में आक्रोश नहीं था। 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आए तो पहले बार भारत में ऐसा हुआ कि लोग बहुत ही आश्चर्यचकित रहे। फिर हमने मीटिंग शुरू करी। एक मीटिंग में तो आप भी आए थे, तो 3-4 जी। बार चुके मीटिंग में ये वकील लोग भी आए, सब लोग आए। उससे क्या है कि एक एक्टिविज्म बढ़ गया। अब जी। एक्टिविज्म पूरे देश के स्तर पर हो गया है।
अब कोई भी पार्टी अगर ये सोचे कि ईवीएम का मुद्दा उठाने से वोटर वोट देने नहीं आएगा तो गलत है, क्योंकि अब आम लोगों तक यह बात आ चुकी है, बल्कि उठाने से आक्रोश होगा और जी सावधान होंगे, ज्यादा ज्यादा जोश से वोट दे देंगे। तो ये मेरी सोच है। अब प्रयास तो हमारा है कि पॉलिटिकल पार्टी आए, बिना पॉलिटिकल पार्टी के प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। एनजीओ की एक सीमाएं होती हैं। सिविल सोसाइटी भारत का किस तरह का है सभी जानते हैं। इजराइल की 1 करोड़ आबादी भी नहीं है, 6 लाख 7 लाख लोग नेतन्याहू के खिलाफ सड़क पर कई दिनों तक आ जाते हैं, स्वतः आते हैं। वहां कोई बुलाने नहीं जाता, कोई विपक्षी पार्टी नहीं इकट्ठा करती। वहाँ डेमोक्रेटिक माइंडेड है। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड, ऑस्ट्रेलिया जिसके साथ अन्याय हुआ, पूरी दुनिया में व्हाइट्स एंड ब्लैक प्रोटेस्ट किए। ये नहीं कि वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी आकर के मोबिलाइज करने का काम किया, वहां ऐसा नहीं होता। वहां डेमोक्रेटिक माइंडेड लोग हैं, स्वतः निकलते हैं। यहाँ तो निकालना पड़ता है। पहले तो कुछ निकल भी जाते थे, लेकिन अब ऐसे पाखंड में फंस गए हैं। मोदी मीडिया ने ऐसा उलझा दिया, सोशल मीडिया ने ऐसा इन्वॉल्व कर दिया है कि अब तो सिविल सोसाइटी निकल ही नहीं रही है। ये बहुत बड़ा संकट इस देश के सामने है। पहले इतना बड़ा संकट नहीं होता, तो पता नहीं ये दौर कब आएगा जब आम जनता स्वतः निकलेगी। इसमें आम जनता को स्वतः निकलना चाहिए। अब क्यों महंगाई की मार है, बेरोजगारी की मार है, किसके ऊपर? जनता के ऊपर पड़ेगी। बोलने की आजादी छीनी जाएगी, जनता की छीनी जाएगी। पत्रकारों को जेल में डाल दिया जा रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं। तो क्या एक एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी, एक नागरिक समाज से भी मैं पूछता हूँ। और कल भी मैं, आज तो आ, कल भी प्रिपरेटरी बैठक हमने किया है नॉर्थ एवेन्यू एमपी फ्लैट्स में। 19 फरवरी को जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन होगा, जिसमें कोशिश है कि पॉलिटिकल पार्टी आ जाए। और पॉलिटिकल पार्टी ने आने के लिए कहा, तो वो आ जाते आपने हैं तब इसका। ईवीएम हटाओ मोर्चा बनाया है, तो क्या ये ईवीएम हटाओ मोर्चा के बैनर पे होगा? ईवीएम हटाओ मोर्चा का प्रदर्शन होगा? हाँ, ईवीएम हटाओ, चूंकि इसमें एक क्या कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी से लोग इसमें आएंगे? कोई नेता आएंगे कांग्रेस पार्टी से इसमें शिरकत करेंगे? हाँ, देखिए दिग्विजय जी तो आ ही रहे हैं। एक बात है, जी दीपक बाबरिया जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ दिल्ली और हरियाणा के प्रभारी भी हैं। और भी जी। सारे लोग आएंगे। और खड़गे दूसरी जी दूसरी से आज पार्टियों से कोई, मुलाकात। बाकी पार्टियों से कुछ लोगों को बुलाया आपने, दूसरी पार्टियों से कांग्रेस के अलावा? हाँ, अभी शुरुआत किया है। सीताराम येचुरी जी सीपीएम से और डी राजा जी सीपीआई से, उनको भी आमंत्रित किया, वो भी आएंगे। शरद जी पवार जी से भी, और मैं अखिलेश यादव जी से बात करूंगा, सभी लोगों से बात करूंगा। वो सबको आना चाहिए, वरना सब हार जाएंगे। जो अभी ये कह रहे हैं 400 पार, तो 400 पार ईवीएम के बल पर कह रहे हैं। अगर वास्तव में जनता इनके साथ में है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा करके देख ले, मोदी जी 400 पार आता है कि नहीं आता। तो किस विश्वास के साथ ये कहते हैं 400 पार 400 पार? इसका मतलब कि मशीन से वोट ले मिल रहा है इनको, लोगों से वोट नहीं मिल रहा है। तो ये जो आपका ईवीएम हटाओ मोर्चा है, इसकी आप रैली करने वाले जंतर मंतर पे? हाँ, 19 फरवरी को जंतर मंतर पर किया जाएगा। देश के जो पत्रकार है, इंटेलेक्चुअल है, एक्टिविस्ट है और पॉलिटिकल पार्टीज है, एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश किया जाएगा। जन आंदोलन का ही रूप देने से ही इसका समाधान हो सकता है। क्या आपको लगता नहीं है कभी कभी कि जंतर मंतर एक तरह का एक तो जंतर मंतर शब्द इस्तेमाल करते करते इस देश की व्यवस्था ने और सरकार ने बड़ी खूबसूरती से जो संसद पे प्रदर्शन होता है उसका नाम जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर दिया है। वोट क्लब पे पहले प्रदर्शन होते थे और वो संसद के सामने होते थे। उसके बाद जो प्रदर्शन होते थे वो संसद मार्ग पे होते थे, क्योंकि वो संसद की दिशा में एक सीधा रास्ता जा रहा है और वो संसद पे प्रदर्शन की मान्यता होती थी। जंतर मंतर भी उसी तरह से प्रतीकात्मक तौर पे संसद के सामने प्रदर्शन करने का एक, संसद पे प्रदर्शन है वो, लेकिन उसकी शब्दावली बदल गई और जंतर मंतर हो गया है। पहली चीज तो ये कि वो जो उसकी शिद्दत थी संसद के सामने प्रदर्शन करने वाली, वो कमजोर कर दी गई सरकार में बैठे हुए लोगों ने।
दूसरी चीज एक और हुई है कि अब जंतर मंतर पे जो भी प्रदर्शन आंदोलन होते हैं वो एक तरह का कस्टमरी सा हो गया है, एक फॉर्मेलिटी टाइप का हो गया। जंतर मंतर रोज आंदोलन होते रहते हैं, आप भी लोग आएंगे, कुछ लोग ज्यादा आ जाएंगे, कुछ बड़े नेता आएंगे, आंदोलन करके घर चले जाएंगे। तो एक मास अपील जो होनी चाहिए लोगों के बीच में, देश भर में आंदोलन हो। अगर मान लीजिए राहुल गांधी की यात्रा को रोक दिया था, तो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी बैठ गए हैं, छत्तीसगढ़ में, पूरे देश भर में लोग धरनों पे बैठ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। और यहां लोकतंत्र खतरे में, और लोकतंत्र खतरे में होने की स्थिति में भी हम जंतर मंतर पे, क्योंकि ये कभी कभी कर्मकांड जैसा लगता है। आप क्या कहेंगे? मैं आपसे सहमत हूँ। और 4-5 साल पहले तक तो जंतर मंतर पर कम से कम 50 से लेके 100 धरना रात दिन चलते थे, और 3 साल तक चलते थे, 4 साल तक भी चलते थे, और परिणाम किसी का नहीं निकलता था। ये बात सच भी है, लेकिन उसमें से ये कस्टमरी नहीं है, क्योंकि ये जनता की आवाज है। और आज ग्रास रूट लेवल पर यह बात जा चुकी है। किसान भी किए थे जंतर मंतर पर, उसका बाद में घेराव किया तो उनकी बातें मानी गई। तो ये शुरुआत होगी। मैं जानता हूं कि जंतर मंतर एक कस्टमरी हो गया है। मेरे संज्ञान में आज तक किसी धरना प्रदर्शन के वजह से एक एफआईआर भी नहीं दर्ज हुआ होगा। ये तो बड़ा मुद्दा है। इस बड़े मुद्दे पर बिना जनता के इन्वॉल्वमेंट, पुनः पॉलिटिकल पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो पाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिया गठबंधन ने, जयराम रमेश जी हमारे नेता है, उन्होंने 4 बार 5 बार अगस्त 23 में संपर्क किया, टाइम मांगा, नहीं दिया। फिर अक्टूबर में टाइम मांगा, नहीं दिया। फिर दिसंबर में 2 बार टाइम मांगा, नहीं दिया। यह हालत है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, है कि ईवीएम के ऊपर वो चर्चा करने को तैयार ही नहीं। अब अदालत की भी यही हालत है कि अदालत से कोई उम्मीद नहीं बची है। अब बची है जन आंदोलन से, तो ये जन आंदोलन है। इस बार एक और बहुत बड़ा सामाजिक संगठन के साथ हम करने जा रहे हैं, वो है बामसेफ, बावन मेश्राम जी हैं जिसके अध्यक्ष। तो वो हमारी उनकी सहभागिता यानी हो ज्वाइंट हो चुका है, और लोग भी पॉलिटिकल पार्टी जुड़ेंगे, तो ये पूरे देश में बड़े तेजी से 19 फरवरी के बाद फैलेगा। तो इसका और परिणाम आपसे जरूर आखिरी कुछ निकल सवाल, के आए। आपसे आखिरी सवाल, ईवीएम के अंदर अगर धांधली है, अभी तक तो हम बात कर रहे हैं कि ईवीएम में ये वल्नरेबिलिटी है जिनको दूर करना चाहिए ताकि विश्वास कायम हो। हाँ। अगर धांधली है तो इस देश में सबसे ज्यादा वो कौन सा तबका है जो इससे प्रभावित हो रहा है, जिस पे सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, जिसका सब कुछ लुटने वाला है, वो कौन लोग हैं? देखिए, ऐसा है, सबसे ज्यादा संवेदन इसमें दलित है। आज से नहीं, 8-10 साल से ईवीएम के खिलाफ है। और यहाँ तक कि मायावती भी बोलती रही ईवीएम के खिलाफ। अब इन बीचों देखा है कि मुस्लिम समाज में भी संवेदना पैदा हुई है, सेकुलर वोट में भी पैदा हुआ है। तो अब इसका दायरा बढ़ा है। लेकिन अगर लोकशाही नहीं रहती है तो स्वाभाविक बात है, महिला हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, सेकुलर लोग हैं और वामपंथी लोग हैं, इन सब के ऊपर अत्याचार होगा, जुल्म होगा, अधिकार खत्म होगा, नौकरी खत्म होगी, आरक्षण खत्म होगा, संविधान खत्म होगा, बोलने की आजादी खत्म होगी, धार्मिक आजादी खत्म होगी। तो ये सबसे ज्यादा तो प्रभावित होने वाले यही। अब ये जितनी बातें आपने बताई हैं, इन बातों को, मैं आपकी बात को मुझे सरल करना पड़ेगा कि आप बता रहे हैं ये होगा, तो कैसे होगा? ये हमको समझना पड़ेगा, देश के वोटर को समझना पड़ेगा। ये ऐसे होगा कि जब आपके वोट की ताकत खत्म होगी। आज आपके घर पे आता है आदमी, पैर छूते हैं नेताजी, आपको तरह तरह से मनाते हैं। कई नेता लोग आपकी बस्ती में आके शराब बांट के जाते हैं, कुछ लोग आते हैं आपके मुद्दों की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं। आपको अनाज भी मुफ्त देती है सरकार, तो इसलिए देती है कि आपके वोट की कीमत है। अगर सरकार को पता चला इनके वोट के बगैर काम चल जाएगा, तो इस देश में जो लोग वैसे भी राज कर रहे हैं, जो इस देश का एलीट है, जो इस देश के अमीर लोग हैं, उच्च वर्गीय लोग हैं,
उन सब लोगों की तो लॉटरी लग जाएगी और आप सब लोग प्रजा से प्रजाई बन के रह जाओगे। वैसे भी अभी जो स्थिति हो रही है उसमें गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। मैंने आपकी बात को ठीक से स्पष्ट किया ना? मैं बिल्कुल बेहतर बेहतर ढंग से इसका इंटरप्रिटेशन आपने किया कि इनको तो मैं बहुत ज्यादा सजग होना चाहिए कि अब वो जो एक नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी भागीदारी, वोट तुम्हारा राज, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब उसका मतलब नहीं रह जाएगा कि मशीन से वोट मिलेगा, तो भले वोट ज्यादा हो तो मतलब एक अस्तित्व खत्म हो जाएगा और कोई सुनेगा नहीं। हाँ, लोकतंत्र पे आपका कब्जा, आपकी दौलत लुट जाएगी, लोकतंत्र पे आपका कब्जा खत्म हो जाएगा, आपका देश जो है ऐसे लोगों के पास चला जाएगा अगर गड़बड़ियां होती हैं। और आखिरी तौर पे अब मैं अगर आज के डिस्कशन को समअप करना चाहूं तो ईवीएम का जो आंदोलन है वो अगले 1 महीने के अंदर आप किस स्थिति में देखते हैं, कहां तक मामला पहुंच सकता है? क्योंकि सड़क पे आंदोलन लाने वाले आप ही हैं। बाकी आंदोलन पे बातें हो रही हैं, बौद्धिक विमर्श हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वाला जो हिस्सा है वो आप ही के हाथ में है। तो आप ही वो तस्वीर बता सकते हैं कि 1 महीने बाद और 2 महीने बाद आप क्या करने वाले हैं? 2-4 दिन के बाद में मैं बेहतर बता पाऊंगा, लेकिन एक बात जरूर है कि इसका असर तो पूरे देश में जाएगा और 19 फरवरी के बाद में तस्वीर ज्यादा साफ होगी, क्योंकि अभी मैं मिलना शुरू होगा। पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। हम लाख जी, 50,000 आदमी इकट्ठा करने की क्षमता तो रखते हैं, जी, लेकिन वो सामाजिक ताकतें हैं, उसका उतना असर नहीं पड़ेगा जितना कि राजनीतिक दलों की इन्वॉल्वमेंट का, चूंकि उनका बूथ तक असर पड़ता है। वो जी, वो मतलब वो सत्ता परिवर्तनकारी वही लोग हैं। तो जी। इसलिए अभी तो मैं पूरे स्पष्टता से नहीं कह सकता हूँ कि इसका क्या स्वरूप होगा, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि जब तक पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरह से इसके बीच में नहीं कूदेगी, बड़ा मुश्किल है इस समस्या का समाधान। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और आपने ये बताया कि आने वाले समय में जो ईवीएम है, उसको लेकर क्या शेप लेने वाला है ये जो आंदोलन है। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप समझ पाए होंगे ये सारी बातें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। जय हिंद।